हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज है 23 जून 2023 और 23 जून 2023 से जितने भी करंट अफेयर बनेंगे वो सारे हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए आज 23 जून से जो भी टॉपिक बनेंगे वो हम यहाँ पे एक नज़र में आप पहले देख लीजिए। टोटल 20 सेकेंड यानी कि 22 टॉपिक बनते हैं। इसी में जो इम्पोर्टेंट होंगे उसे हम क्विज और एनालिसिस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे आप जानते हैं उसे हम न्यूज के रूप में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जानना जरूरी है। इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी आपको जानना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और दूसरी कारण यह भी है कि कुछ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई भी यूट्यूबर यूट्यूब पे कोचिंग पढ़ाने वाले कोई भी आपको एग्जाम में सफलता नहीं दिला सकता। क्यों? ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। देख लीजिए, अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु तो एक ही थे ना, तो इसके बाद भी इतना डिफरेंट दोनों में क्यों हुआ? तो ये डिपेंड करता है आपकी खुद की काबिलियत पर भी, तो इसीलिए कुछ आप भी मेहनत कीजिए। चलिए सीधे अब चले हम टॉपिक की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? डिफेंस क्षेत्र में औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ मिलकर इंडस एक्स इवेंट लॉन्च किया है? ये जर्मनी, जापान, यूएसए। देखिए यहाँ पे यूएसए होगा, आप इसे सही कर लीजिएगा। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, या रशिया। तो क्या होगा उत्तर सी? यूएसए इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल देख लीजिए। देखिए ये क्यों किया गया है, ये इवेंट क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और वहाँ अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनवरी 2023 में मिले थे और उसी समय इनोवेशन ब्रिज बनाने की बात हुई थी। मतलब दोनों देशों के बीच में रक्षा क्षेत्र से संबंधित कुछ नया इनोवेशन स्टार्टअप्स के लिए एक ब्रिज बनाया जाएगा सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत ये इंडस एक्स इवेंट लॉन्च किया गया। कब? जनवरी 2023 में इनोवेशन ब्रिज बनाने की बात हुई थी। ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी में भारत के पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीएसयू से कहते हैं जिसमें भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार के साथ कोई प्राइवेट कंपनी होती है उसे पीएसयू बोलते हैं। ठीक है, उसमें 51% से अधिक ज़्यादा शेयर होता है ऐसे गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट की चलती है। लिमिटेड कंपनियों से बोलते हैं पीएसयू। ठीक है, और वही पीएसयू कंपनियाँ है इरेडा ने भाग लिया। यह प्रदर्शनी किस देश में हुई? इंग्लैंड, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस। उत्तर सी जर्मनी में हुआ है। ठीक है, देखिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ये इरेडा का फुल फॉर्म है। यही कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, मिनी रत्न कंपनी है और ये इस प्रदर्शनी में भाग ली है। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा? ये फाइनेंस वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह सुविधाएं मिलेंगी इससे। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस बैंक ने अपने मोबाइल ऐप में दूसरे बैंक के खाते को भी मैनेज करने का विकल्प प्रदान किया है? मतलब कि जैसे जानते हैं कि एसबीआई का योनो है और पीएनबी का भी अपना एप्लीकेशन है, हर बैंक का अपना अपना एप्लीकेशन है। लेकिन अब कौन ऐसा बैंक है जो एक ही एप्लीकेशन, अपने ही एप्लीकेशन में यदि आपको दूसरे बैंक में भी खाता है तो आप उसे यहीं से बैलेंस चेक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? तो ऐसा कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक ने इसी तरह का लॉन्च किया है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे डिटेल है। 21 जून का न्यूज़ है और ये अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम क्रिएट करेगा। ये अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम क्या है? आपको इसके बारे में जानकारी है? नहीं, देखिए क्या है। अकाउंट एग्रीगेटर आरबीआई का रेगुलेटिंग एंटिटी है, मतलब ये आरबीआई के तहत है। ठीक है, और यह क्या है कि किसी भी व्यक्ति को डिजिटल तरीके से, सुरक्षित तरीके से, वो भी वित्तीय सूचना को किसी दूसरे संस्थान को देने की अनुमति प्रदान करता है। कौन? अकाउंट एग्रीगेटर एक इकोसिस्टम जो आरबीआई का है। मतलब कि आपकी सहमति, वहाँ पे कंसेंट ली जाएगी, वो होता है ना टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, तो उसी में ये शामिल रहेगा कि आप सहमति दे रहे हैं दूसरे बैंक को कि दूसरी संस्थान की सूचनाएं दूसरे संस्थान को आप देना चाहते हैं, ये आपसे टर्म एंड कंडीशन में एक्सेप्ट करवाया जाएगा। इसके बाद में फिर आप एक ही ऐप से सभी बैंक के अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। चलिए, हाल ही में फिच रेटिंग ने भारत के जीडीपी को फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कितना कर दिया है? फिच, देखिए फिच एक फिच जो है रेटिंग देती है। ठीक है, सभी देशों को ये इसका रेटिंग मान्य होता है। आरबीआई अपना रेटिंग देती है, डब्ल्यूएफ अपना रेटिंग लगाती है हर देशों के लिए, वर्ल्ड बैंक अपना रेटिंग देती है। तो ये जीडीपी जो है, जीडीपी भारत का कितना रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में? देखिए फाइनेंशियल ईयर 24 का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2023 से, देखिए फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल से मार्च 2024 तक। तो अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक भारत का जीडीपी कितना प्रतिशत रहेगा? ये कितना कर दिया है? तो 6.3%। पहले क्या था? 6% था, बाद में इसे इंक्रीज कर दिया। देखिए इंक्रीज करते हुए 0.3 का इंक्रीज किया है और 6.3 कर दिया है। ठीक है, तो चले आगे। अच्छा, ये चीज़ होता है जीडीपी, आप समझ रहे हैं ना? जीडीपी क्या होता है? फुल फॉर्म तो इसका होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और एक होता है जीएनपी। आप थोड़ा सा क्लियर हो लीजिए, एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी। जीडीपी डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, मतलब आपके घर में जितना भी कमाई हो रहा है, चाहे वो आपके नौकर के माध्यम से हो रहा है, चाहे आपके माध्यम से हो रहा है, वो हुआ जीडीपी। कहने का मतलब कि आपके भारत देश के धरती पे जितना भी इनकम हो रहा है, कोई भी फैक्ट्री या कुछ पैदा कर रही है, बना रही हैं, चाहे वो विदेशी कंपनी हो चाहे वो देसी कंपनी हो, लेकिन भारत के धरती पे होना चाहिए, वो होता है जीडीपी, ठीक है। और जीएनपी क्या होता है? जीएनपी का मतलब है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब कि यदि भारत का कोई नागरिक बाहर में भी जाके कुछ फैक्ट्रियां हैं उसके बना रहा है, चाहे वहाँ पे जाके काम कर रहा है, उससे जो पैसा आ रहा है वो इंडिया भेज रहा है, तो वो पैसा जीएनपी में काउंट हो जाएगा। मतलब कि विदेश के धरती से भी कमा के कोई यदि भारत लाता है भारतीय पैसा या कोई प्रोडक्ट, तो वह जीएनपी में ऐड हो जाएगा, लेकिन जीडीपी में वह ऐड नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और है कि जीएनपी में यदि भारत के धरती पे कोई विदेशी नागरिक कमा के वो अपने देश में भेज रहा है, तो जीएनपी में वो भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है जीडीपी, और जीएनपी में थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इसको जो है अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको जानना ही चाहिए। तो चलिए चलें क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किस देश के कंपनी के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट में सहयोग हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो क्या होगा उत्तर? अर्जेंटीना के साथ, ठीक है, अर्जेंटीना के साथ किया है। वहाँ पे एयर एक्सपो भी हुआ था, उसी के में ये किया गया है। हाल ही में WHO के द्वारा आयोजित हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में भारत के किस फिल्म को अवार्ड मिला? देखिए WHO भी एक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल करता है, ठीक है। तो ये कब से? हालांकि 2019 से ये किया जा रहा है, ज़्यादा दिन से नहीं है। तो किसको मिला है? कौन से फिल्म को बताइए? आदिपुरुष, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न, द एलिफेंट विस्पर, या एलेक्सी नावालिया? किसको मिला है बताइए? उत्तर क्या है? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स। ये एक डॉक्यूमेंट्री है, ज़्यादा लंबी फिल्म नहीं है, डॉक्यूमेंट्री टाइप का है, 4-5 मिनट का डॉक्यूमेंट्री बनाया जाता है, तो इसे ही मिला है, ठीक है। और आदि पुरुष तो बहुत विवादित फिल्म रह चुका है, अभी चल ही रहा है, विवाद में ही है, तो हमें तो इसे ऑप्शन में भी डालने का मन नहीं था, फिर भी मैंने डाल दिया इसलिए ताकि आप लोग गलत करें। हो सकता है आदि पुरुष बहुत विवाद में है तो लगेगा किसी को मिला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इतनी विवादित फिल्म को कोई भी पुरस्कार मिलना संभव तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो भी संस्था विवाद में आ जाएगी जो फिल्म अवार्ड देगी इस फिल्म को, ठीक है। और ये देखिए एलिफेंट विस्पर, क्या इसे ऑस्कर पुरस्कार मिला है डॉक्यूमेंट्री में, ये भी भारत की फिल्म है। और एलेक्सी नावालिया, ये भी ऑस्कर मिला है, हालांकि रसिया की फिल्म है, तो ये आपको जानकारी ये भी मिल जाती है। द एलिफेंट विस्पर, आप याद रखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में जीता है, ये भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ठीक है। और थोड़ा डिटेल देखना चाहे तो यहाँ देख लीजिए आप। एशिया का एक चीज़ और, एशिया का जो है एक और डॉक्यूमेंट्री फिल्म को अवार्ड मिला है, एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं, ये तो भारत का पहला हो गया। एक और बांग्लादेश के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसे भी मिला है। उसका क्या नाम है? 1 in 30 million, ए स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड, लीड पोजिशनिंग इन बांग्लादेश, इसे भी मिला है, ठीक है। चलिए चले आगे। 7, हाल ही में किस भारतीय महिला वकील ने इकबाल मसीह अवार्ड जीता है? ललिता नटराजन, इंदिरा जयसिंह, रचना रेड्डी, या कार्नेलिया शुराब जी? क्या होगा उत्तर? ललिता नटराजन, इन्होंने जीता है। देखिए ये जो है अवार्ड, ये अवार्ड देता कौन है? ये अवार्ड यूएसए के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, यूएसए के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। लेकिन ये जो इकबाल मसीह अवार्ड का नाम है, ये पाकिस्तान का एक लड़का है, उसके नाम पे है, उसी के नाम पे अवार्ड का नाम रखा गया। क्यों? और ये जो इंदिरा जयसिंह हैं, ये मुंबई में होमलेस पीपल के लिए अधिकार के लिए काम कर चुके हैं, ये भी हैं महिला। और रचना रेड्डी कौन है? रचना रेड्डी अभी सबसे यंगेस्ट, भारत के सबसे यंगेस्ट लॉयर हैं। और कार्नेलिया शुराब जी, ये तो आपको जानना ही चाहिए, या आप जानते ही होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भारत के प्रथम महिला वकील हैं। तो आप याद रखिए, भारत के प्रथम मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सब आप याद रखते हैं, भारत के मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, मतलब हर देशों का आप मुख्यमंत्री का नाम, राज्यपाल का नाम, प्रथम आईपीएस कौन है याद रखते हैं, लेकिन पहला महिला वकील कौन है क्या आप जानते थे? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो भारत की पहली महिला वकील कार्नेलिया शुराब जी हैं, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा जरूर, ठीक है। 1888 में ये बनी थी, 1888 में, ये भी आप याद रखिएगा। इनको अंग्रेज विदेश भेज दिए थे, ऐसे अंग्रेज जो कुछ भारतीयों को सपोर्ट करते थे, ऐसे होते हैं ना, तो वो जितने भी इस टाइप के सपोर्ट करने वाले थे, पढ़ने के लिए इनको विदेश भेज दिए थे, ठीक है। हाल ही में फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पेटेरी ओर्पो, सना मरिन, एंटी रिने, जुहा सिपिला? क्या होगा उत्तर? ए पेटेरी
और वो यही बने, ठीक है। फिनलैंड, नोकिया जो है फिनलैंड की ही कंपनी थी, ठीक है, आप जान लीजिए। सना मरीन इन्हीं की जगह पे आए हैं। एंटीगिने और जुहा सिप्ला ये क्रम से इनके पहले के हैं। सना मरीन के पहले एंटीगिने और एंटीगिने के पहले जुहा सिप्ला हैं, ठीक है। एंटीगिने महिला थी, ये एंटीगिने जो है ये महिला थी, ठीक है। चलिए देख लीजिए, उतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इतना जान काफ़ी हो गया, ठीक है। विदेश की बात है, हालांकि ये बनाए हैं अकेले, इनकी सरकार नहीं बनी है, कई पार्टियों को मिलाकर बनाया गया, हालांकि विदेश की पॉलिटिक्स से आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मेंस एशिया क्रिकेट कप 2023 किस देश में आयोजित करने की घोषणा एशियन क्रिकेट काउंसिल ने की है? पाकिस्तान, श्रीलंका, दोनों में, या नन ऑफ द एबव? क्या होगा उत्तर सी, दोनों देशों में खेला जाएगा, ठीक है। देखिए, अच्छा एक चीज़ जो है आपको पता होगा कि बीसीसीआई अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की थी कि भारत के कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं जाएगा। कब? अक्टूबर 2022 में ही की थी। तो अब इसमें भारत भी शामिल हो गया ऐसे क्रिकेट कप में, तो कैसे होगा? तो इसीलिए देखिए 2 देशों में रखा गया, एक श्रीलंका जो कोई विवादित नहीं है, तो भारत का जितने भी मैच होंगे वो श्रीलंका में होंगे, वहीं पर भारत जाएगा, ठीक है। और पाकिस्तान में तो इसीलिए रखा गया है, ठीक है। टोटल 13 मैच होंगे, 4 मैच होंगे पाकिस्तान में और 9 मैच होंगे श्रीलंका में, ठीक है। तो आप कन्फर्म हो गए। और ये जो एशिया कप है, एशिया कप वो 2022 में किसने जीता था? श्रीलंका ने ही जीता था, ठीक है। ये भी आपको जानकारी मिल गई। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे अब आपका क्विज खत्म होता है। अब एनालिसिस की ओर चलते हैं। आप देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पार्टनर्ड विथ नालसा CSC फॉर मेन स्ट्रीमिंग लीगल एड वाया टेली लॉ। देखिए मतलब नालसा क्या है? नालसा नेशनल एडवाइजरी है किसके मामले में? ला, एक अथॉरिटी बनाया गया, ठीक है, मतलब लोगों को सपोर्ट करने के लिए ला के मामले में। CSC जानते हैं, CSC सेंटर आजकल सभी जगह गाँव में है जो कंप्यूटर सेवा देते हैं। और जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये तीनों मिलकर ये सेवा टेली लॉ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मेन स्ट्रीमिंग लीगल में ये आगे बढ़ रहे हैं। टेली लॉ, टेली मेडिसिन, टेली लॉ, आप आजकल शब्द सुन रहे होंगे। लॉ मतलब वही वकीली, तो टेली मतलब टेली कम्युनिकेशन यानी ऑनलाइन। वैसे टेली लॉ हो गया, टेली मेडिसिन हो गया। टेली मेडिसिन मीन्स ऑनलाइन डॉक्टर जो आपको देखते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये भी न्यूज देख लीजिए, 16 जून का है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सटेंड डेडलाइन फॉर डेवलपिंग ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स 2026 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया। ये जो प्रोजेक्ट है ये 2014 में ही शुरू किया गया था, ठीक है। इसका शुरू में टारगेट क्या था कि 2020 तक 20,000 मेगावाट बिजली सोलर पैदा किया जाएगा। बाद में इसे 40,000 मेगावाट लक्ष्य को रख दिया गया था, जो 2017 तक ही पूरा करने का था। तो इसे ही बढ़ा दिया गया है और ये 2026 तक अब डेडलाइन कर दिया गया, ठीक है। आगे क्या है? इंडियन डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेट द इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कम्प्लेक्स फॉर इंडियन नेवी केरला। तो ये आप देख लीजिए, ध्रुव ये आप याद रखिएगा। और बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते चलिए। आप मेहनत करना चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते होंगे तो ये सब थोड़ा सेबी और ये सबसे रिलेटेड जो है डिटेल में देख लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स एडिशनल USD यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो है 150 मिलियन लोन फॉर रेसिलेंस केरला प्रोग्राम। केरला प्रोग्राम है तो उसी के लिए 150 मिलियन का अप्रूव कर दिया है, वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मुझे देख लीजिए। चलें यहाँ पे 2022 बर्गुंडी प्राइवेट हुरुना इंडिया 5 मंथ अपडेट RIL टॉप्ड एज द इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो वैल्यूएबल कंपनी के यहाँ दिया गया है, एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का नाम है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में रिलायंस टॉप पे आया है, वही बात है। टाटा पावर बिकम्स द फर्स्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड अमेजन फ्लो। और टाटा पावर जो है पहला, उसके बाद अमेजन, ये पहला एम्प्लॉयर का ब्रांड बना है अट्रैक्टिव, ठीक है। ये लोगों से फीडबैक लेके जारी किया जाता है, ये नाम है इस रिपोर्ट का। तो आप देख लीजिए एक नज़र में। और यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किए थे एक थे व्यक्ति, इनका डेड हो गया है, मृत्यु हो गया है। तो वो भी आप थोड़ा सा देखना चाहें तो देख सकते हैं। अमेरिकन राइटर है, इंडियन है नहीं, उतना इंपॉर्टेंट है। चलिए, कर्नाटका गवर्नमेंट एक पोर्टल लॉन्च किया है, ब्रांड बेंगलुरु, सजेशन देने के लिए लोगों से कि आप इस पर कुछ भी सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। और दोस्तों यदि आपको लगता होगा कि इस सेशन से थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट मिला है, ज़्यादा नहीं, मान लीजिए 1%, 2%, थोड़ी सी भी आपको तैयारी में बेनिफिट मिला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब